नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड के हाल ही में आए पहली तिमाही यानी Q1 FY26 के नतीजों पर। हमारे पास कंपनी की रिपोर्ट है, कुछ एनालिसिस भी हैं और हम समझना चाहते हैं कि नंबर्स के पीछे क्या कहानी है। मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट गिरा क्यों, जबकि सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ा है, और हाँ, कंपनी आगे क्या करने वाली है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहली नज़र में अगर देखें तो नतीजे थोड़े कह सकते हैं निराशाजनक लगते हैं। रेवेन्यू 1361.2 करोड़ रहा। ये पिछले साल सेम क्वार्टर से 1.6% कम है, और पिछले क्वार्टर से देखें तो 19% नीचे है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT वो 81.1 करोड़, वो भी पिछले साल से करीब 32-33% कम, और पिछली तिमाही से तो 55% डाउन है। गिरावट तो काफ़ी बड़ी है। हाँ बिल्कुल। और अगर EBITDA देखें यानी ऑपरेशन से कमाई, तो वो भी 185 करोड़ पर है, जो साल दर साल 13.8% गिरा है। और इसका असर मार्जिन पर भी दिखा है। EBITDA मार्जिन 15.5% से घटकर 13.6% रह गया। और दूसरा जो शायद ज्यादा बड़ा कारण था, वो था PVC की कीमतों में भारी गिरावट। मतलब पिछले साल के मुकाबले एवरेज 14% और पिछली तिमाही से भी 4-4.5% गिरी। अच्छा। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के पास जो माल पहले से पड़ा था, मतलब इन्वेंट्री, उस पर नुकसान हो गया और सीधा मार्जिन हिट हुआ। तो मतलब बाहर के मार्केट फैक्टर्स ने काफ़ी असर डाला है। लेकिन इसी बीच एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई है। जैसे आपने शुरू में कहा, कंपनी का वॉल्यूम यानी बेचे गए माल की मात्रा वो 16% बढ़ी है। ये तो उनके अपने 15% के अनुमान से भी ज़्यादा है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये सबसे अहम पॉइंट है इस पूरे रिजल्ट का। हाँ, प्रॉफिट गिरा, मार्जिन कम हुआ, लेकिन एस्ट्रल ने माल ज्यादा बेचा है। ये दिखाता है कि एंड कस्टमर से डिमांड असल में है। दिक्कत कीमतों की गिरावट और इन्वेंट्री लॉस की थी। ये तो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है फिर। हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा, तो ये तो हुई पूरी कंपनी की बात। हम्म। अगर हम सेगमेंट्स में देखें, प्लम्बिंग और दूसरा वो पेंट्स और एडेसिव्स वाला। हाँ, तो प्लम्बिंग में देखिए, रेवेन्यू 8% बढ़ा है, 1013 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन वो PVC कीमतों का असर यहाँ भी है। EBITDA मार्जिन थोड़ा कम होकर 17.9% पर आ गया, करीब 1.8% नीचे। पर वॉल्यूम देखिए, 55,810 मीट्रिक टन, ये काफी मजबूत मांग दिखाता है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, जुलाई 2025 में यानी इस क्वार्टर के ठीक बाद प्लम्बिंग वॉल्यूम 30% बढ़ा है। अरे वाह। हाँ, 30%। हाँ। तो लगता है कि रिकवरी शायद शुरू हो गई है। और वो दूसरा सेगमेंट पेंट्स और एडेसिव्स, वहां रेवेन्यू रहा 348 करोड़ रुपए। इसमें अगर तोड़ें तो भारत में एडेसिव्स का कारोबार अच्छा चला, 14% बढ़कर 240 करोड़। लेकिन जो UK वाला एडेसिव्स बिजनेस है, वो 5% घटकर 89 करोड़ रह गया। और पेंट्स का कारोबार वो लगभग फ्लैट रहा, 42 करोड़ पर। और मार्जिन? इस पूरे सेगमेंट का EBITDA मार्जिन 12.0% रहा, जो पिछले साल से 2.8% कम है। इसकी वजह पेंट्स बिजनेस में जो शुरुआती खर्चे होते हैं वो, और UK मार्केट की थोड़ी सुस्ती बताई जा रही है। हालांकि सिर्फ भारत के एडहेसिव्स का मार्जिन देखें तो वो 16% पर स्थिर बना हुआ है। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है? क्या वो मानते हैं कि ये पहली तिमाही की दिक्कतें बस कुछ समय की थीं? बिल्कुल, मैनेजमेंट का यही मानना है कि ये परेशानियां टेम्पररी थीं। उनका कहना है कि जुलाई से PVC कीमतें स्थिर हो गई हैं और मार्केट सुधार रहा है। जैसा हमने देखा भी, जुलाई में प्लम्बिंग वॉल्यूम ग्रोथ 30% रही है, तो वो काफी आशावादी है कि FY26 में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। और इस उम्मीद को पूरा करने के लिए क्या कुछ खास कदम उठा रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी? हाँ, कुछ जरूरी रणनीतिक कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है CPVC रेजिन के प्रोडक्शन में उतरना। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब जो कच्चा माल लगता है वो खुद बनाना शुरू करना। अच्छा। इसके लिए उन्होंने नेक्सेलॉन केम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में 80% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। करीब 120 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 40,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का प्लांट लगेगा, और उम्मीद है कि FY27 के दूसरे क्वार्टर से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी अल अजीज प्लास्टिक्स, उसका अधिग्रहण भी 1 अप्रैल 2025 को पूरा कर लिया है। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला कदम, ये कितना अहम हो सकता है? क्या ये वाकई उन्हें कच्चे माल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाएगा? देखिए, सैद्धांतिक तौर पे तो यही मकसद है, अपनी सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ाना, कॉस्ट कम करना और कीमतों के झटकों से कुछ हद तक बचना।
पर हाँ, इसमें अपने रिस्क भी होते हैं और असल में ये कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, अब आते हैं मार्केट रिएक्शन पर। नतीजों के बाद शेयर पर क्या असर दिखा? हाँ, नतीजे आने के बाद शेयर पर काफी दबाव दिखा। 12 अगस्त को शेयर करीब 7-8% गिर गया था और 1275-1282 रुपए के लेवल पर आ गया, जो कि 3 महीने का निचला स्तर है। और अगर 52 हफ्ते के हाई से तुलना करें जो 2000 के ऊपर था, तो शेयर अब करीब 37% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो साफ है कि बाजार इन नतीजों से खुश नहीं है। हाँ, बाजार की पहली प्रतिक्रिया तो निराशा वाली ही है। सोशल मीडिया जैसे एक्स पर कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज की बात कर रहे हैं, शायद 1230 से 1340 रुपए के बीच। पर ब्रोकरेज हाउसेस की पूरी रिपोर्ट अभी देखनी होगी। हेडलाइंस यही कह रही हैं कि निवेशक सोच रहे हैं इस लेवल पर खरीदें, बेचें या होल्ड करें। जाहिर है, हम यहाँ कोई निवेश सलाह नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एस्ट्रल के लिए Q1 मुश्किल जरूर था। वजहें बाहरी थी, डिमांड कमजोर, पीवीसी कीमतें गिरी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रही। मैनेजमेंट का आउटलुक पॉजिटिव है और वो सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जैसे CPVC रेजिन का खुद उत्पादन करना। तो भविष्य की कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कच्चे माल की कीमतों में जब इतनी अनिश्चितता हो, तो क्या एस्ट्रल का ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला दांव, क्या ये सच में लंबे समय में मार्जिन को स्थिरता दे पाएगा? क्या ये रणनीति कंपनी को बाहरी झटकों से बचाने में कामयाब होगी? ये देखना दिलचस्प होगा।